हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। 11वीं क्लास की फिजिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नामक चैप्टर मैंने उठाया है, वो चल रहा है। इसमें 2 लेक्चर हो गए हैं। अगर आपको आज का लेक्चर समझना है तो आप अपने पहले आप पीछे जाकर उन दोनों लेक्चर्स को देखें, तब आपको आज की बातें समझ में आएंगी। तो मोमेंटम तक हमने कहानी ख़त्म कर दी थी। अब आज हमें मोमेंटम से आगे चलना है। आज हम न्यूटन्स के तीनों लॉज पढ़ेंगे। न्यूटन के तीनों लॉज, जिसमें पहला नियम आइए हम लोग पहले जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने जो है 3 जो लॉज हमें दिए हैं, जो मोशन के 3 लॉज इन्होंने दिए हैं न्यूटन सर ने हमें जो दिए हैं, वो बहुत ही यूज़फुल है और आपकी पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स उसी पर बेस्ड है। पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो न्यूटन के 3 लॉज जो उन्होंने दिए हैं उन्हीं पर बेस्ड है। ये एक बहुत ही महान भौतिकवेत्ता थे, फिजिसिस्ट थे, और इनके ये तीनों नियम द प्रिंसिपिया नाम की बुक में प्रकाशित किए गए थे। और जिन वस्तु में मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसका अध्ययन हम इन तीनों नियमों से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने पहले नियम की ओर। पहला नियम क्या है? न्यूटन का गतिविषयक प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, आइए समझने चलते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमसे ये कहता है, ये एक क्वालिटेटिव गुणात्मक नियम है, क्वालिटेटिव रूल है, गुणात्मक नियम है, जो हमारे गति यानी कि मोशन और रेस्ट यानी कि रुकावट, रुकी हुई अवस्था, रेस्ट स्टेट का जो है गुणात्मक व्याख्या करता है उन दोनों की। और ये बताता है, गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रस्तुत करता है हमारे सामने, और बताता है कि कब कोई चीज़ कब कोई चीज़ किस स्थिति में होगी। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का, कि अगर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, और अगर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाकर उसको स्टेट ऑफ चेंज, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स ना करें। कहने का मतलब, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, और अगर चल रही है तो चलती हुई रहना, मोशन में रहना चाहती है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाह्य फोर्स लगाकर उसके अवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास न किया जाए। कहने का मतलब ये है, जैसे हमारी जब कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो मूव ही करना चाहती है लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण, ये मैंने आपको पढ़ाया था। और अगर एट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, ये इसमें भी लॉ ऑफ इनर्शिया ही काम करता है। तो इसमें न्यूटन ने क्या निकाला, निष्कर्ष ये निकाला प्रयोगों से, कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, वो रेजिस्ट करती है कि हम मोशन करें। रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, और जब तक उस पर फोर्स हम लगा के फोर्स नहीं लगाएंगे वो रेस्ट पर ही रहेगी। और जैसे मान लीजिए आपकी बाइक अगर आपकी खड़ी है तो वो खड़ी रहेगी, जब तक आप उसमें चाबी लगा करके उसको स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक वो मोशन में, हरकत में नहीं आएगी। और ये क्या किया गया, हमने क्या किया, बाइक पहले खड़ी थी, स्थिर थी, जब उस पर हमने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तब वो मोशन में आ गई। ऐसे ही बाइक मोशन कर रही है, हमने ब्रेक लगाया, मोशन रुक गया, बाइक रुक गई। तो क्या हुआ, अगर गतिमान थी तो वो गतिमान ही रहना चाहती है, लेकिन उसका जब हमने ब्रेक लगाया तो वो रेजिस्ट करेगी पहले तो, इसलिए थोड़ी ब्रेक लगाने के बाद भी बाइक जो होती है बहुत माइन्यूट डिस्टेंस, ज़रा सी डिस्टेंस ही होती है, लेकिन वो उतना ट्रेवल वो कर लेती है। और ऐसे ही जब बाइक रुकी हुई होती है तो वो रुकी हुई ही रहती है, जब आप उसको फोर्स लगाते हैं तो एग्जैक्टली तुरंत वो आगे नहीं बढ़ जाती है, उसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आप जानते हैं। ऐसे ही 4 व्हीलर्स के बारे में लागू होता है। और जो सन के ऊपर सन के आसपास 9 प्लैनेट्स जो हैं, वो अब तो 8 हो गए हैं, एक को बाहर कर दिया गया है,
वो सौर परिवार से, सौर मंडल से, तो वो जो सन के चारों ओर प्लैनेट जो मोशन कर रहे हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट्स में, वो इस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो न्यूटन का फर्स्ट नियम ये कहता है हमसे कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन इन मोशन रहना चाहती है, और अगर रेस्ट पर है तो एट रेस्ट पर ही रहना चाहती है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाइड करके इसकी स्टेट को, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट। जैसे मोशन में है तो मोशन में करती रहेगी, और रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए बाध्य न किया जाए, बाउंड न किया जाए। ओके, तो आई होप से आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पे। जस्ट अ मिनट, एवरीथिंग इज ओके और नॉट, या एवरीथिंग इज ओके। अब आइए चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ से तो हमने ये समझा कि फोर्स का या मास का जो है वो क्वालिटेटिव फॉर्म क्या होता है। अब हम समझेंगे परिमाणात्मक नियम को। जो सेकंड लॉ है हमारा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है हमारा, ये फोर्स के बारे में हमें जानकारी देता है कि फोर्स कैसे वर्क करता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, उस पर हमने फोर्स लगाया तो वो कैसे मूव कर रहा है या कैसे वो चल रहा है, इसके बारे में न्यूटन ने हमें सेकंड लॉ में बताया। सेकंड लॉ में न्यूटन ने जो है अपना रिसर्च वस्तुओं पर किया, फिजिकल ऑब्जेक्ट पर किया, फिजिक्स पर, मतलब जो मैकेनिक्स में जो चीज़ें आती हैं उन चीज़ों पर रिसर्च किया, मतलब फिजिक्स पर रिसर्च किया उन्होंने ऐसी चीज़ों पर। और रिसर्च के द्वारा उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? निष्कर्ष ये निकाला कि जो लगाया गया फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन के, यानी कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा एक्सीलरेशन क्रिएट होगा। और फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें एफ और ए, तो ये हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, क्योंकि एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, तो एफ और ए के बीच में जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि अगर फोर्स लगाया जाता है वस्तु पर तो ये वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास पर भी निर्भर करता है। फोर्स जो है वो मास पर भी निर्भर करता है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। जैसे एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, उसको हटाना है एक जगह से तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एक ईंटा है तो उसको यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। इन दोनों नियमों को अगर मिला दिया जाए तो ये बनता है F F प्रोपोर्शनल टू ma। अब यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाना होगा जो कि K है ma, ये बना। ये न्यूटन ने यहाँ तक बताया। अब उसके बाद उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक K जो है ये ऐसा कांस्टेंट है कि ये निर्भर नहीं करता है वस्तु की प्रकृति पर, वस्तु के संगठन या प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये सभी प्रकार के वस्तुओं के लिए एक जैसा ही होता है, और इसका मान जो होता है K = 1 होता है। तो न्यूटन का फोर्स का न्यूटन का सेकंड लॉ निकल के आता है F = ma। ये है हमारे न्यूटन का सेकंड लॉ, जो कहता है, जो फोर्स के बारे में हमें बताता है कि फोर्स = मास × एक्सीलरेशन होता है। तो ये तो था इसका पहला फॉर्म। आइए इसका दूसरा फॉर्म भी देखते हैं। आप जानते हैं कि एक्सीलरेशन = होता है ΔV/ΔT, यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। फोर्स हमें गिवन है m × a, तो m × ΔV/ΔT
ये कर देंगे हम यहाँ से m v माइनस यू बाई डेल्टा टी, या एम वी माइनस एम यू अपान डेल्टा टी। कहने का मतलब v माइनस यू कहने का मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v, फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं हमेशा, बड़े में से छोटे को हमेशा घटाते हैं, ये आप जानते हैं। एम वी क्या होता है, हमने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि मोमेंटम होता है, यह है P2 और यह है P1 अपान डेल्टा टी। यहाँ से मिलेगा F इक्वल टू डेल्टा P अपान डेल्टा टी। ये मिला इससे एक्सीलरेशन अगर डेल्टा P अपान डेल्टा टी है तो F इक्वल टू एम ए है, तो m इंटू ए की वैल्यू हमने यहाँ से रखी, रखने के बाद v माइनस यू बाई डेल्टा टी आई, तो एम वी माइनस एम यू अपान डेल्टा टी। एम वी जो है वो P2 है, एम यू जो है वो P1 है। जब इनिशियल वेलोसिटी u थी तो जो मोमेंटम था वो P1 था, जब फाइनल वेलोसिटी v थी तो मोमेंटम P2 था, तो P2 माइनस P1 अपान डेल्टा टी या डेल्टा P अपान डेल्टा टी। ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ये ज़्यादा साइंटिफिक कहलाता है m इंटू ए की अपेक्षा में। m इंटू ए के कंपैरिजन में ये वाला जो है ये ज़्यादा साइंटिफिक कहलाता है, इसे आप नोट कर लीजिए। तब तक मैं आगे चलता हूँ, क्योंकि न्यूटन का नियम जो होता है वो तभी तक वैलिड होता है जब तक वस्तु का, जब तक फिजिकल ऑब्जेक्ट का जो मास है वो स्थिर हो, स्टेबल हो। जब मास स्टेबल नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा मोशन, बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड हो जाती है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट, तो वहाँ पर ये F इक्वल टू एम एल लागू नहीं होता, वहाँ पर ये लागू होता है। या आइंस्टीन ने जो फार्मूला निकाला वो लागू होता है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं, उसे यहाँ हमें ज़रूरत नहीं पढ़ने की, उसे हम पढ़ेंगे आगे, अपने आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट में नहीं, आगे की कक्षाओं में। तो ये था न्यूटन सेकेंड लॉ। अब इसके बाद आता है इम्पल्स, आवेग। इम्पल्स क्या होता है? आवेग। आवेग क्या होता है? इम्पल्स। इम्पल्स आइए देखते हैं ये क्या होता है। आप जानते हैं कि F इक्वल टू डेल्टा P अपान डेल्टा T ये होता है, या F इक्वल टू P2 माइनस P1 अपान डेल्टा T ये होता है, या F इक्वल टू MV माइनस MU अपान डेल्टा T होता है। अब इस डेल्टा T को अगर इधर ले आएँ तो F इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। अब ये एम वी माइनस एम यू मोमेंटम है। अब अगर इस मोमेंटम के चेंज को हम J से डिनोट करें, J, तो ये F इंटू डेल्टा T होता है, यानी कि फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट, और यही हमारा इम्पल्स होता है, आवेग होता है, जिसे हिंदी में आवेग कहते हैं। अब इम्पल्स क्या होता है? जितने टाइम के लिए फोर्स अप्लाइड है उस टाइम और फोर्स के मल्टीप्लिकेशन को इम्पल्स कहते हैं। क्या कहने का मतलब? कहने का मतलब जितने टाइम के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं उस टाइम और फोर्स के मल्टीप्लिकेशन को हम इम्पल्स यानी कि आवेग कहते हैं। तो ये है इम्पल्स। अब अगला न्यूटन का थर्ड लॉ, आइए इसे भी समझ लेते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ ये था इम्पल्स। अब न्यूटन थर्ड लॉ भी मैं आपको आज ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्यूटन सेकंड लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया। अब आइए थर्ड लॉ की ओर चलते हैं हम लोग। थर्ड लॉ हमसे क्या कहता है इसको भी समझने की कोशिश आज कर लेते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही फेमस है ये। आप जानते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन हैज़ दिस opposite reaction. Every action, has its opposite
रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि अगर प्रत्येक क्रिया की कोई प्रतिक्रिया होती है और वो उसके अपोज में होती है, यानी कि जैसे हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु भी हम पर फोर्स लगाती है, लेकिन हमारे फोर्स लगाने के अपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाती है। जैसे मैं इस दीवार पर फोर्स लगा रहा हूँ, इस दीवार पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो दीवार भी मुझ पर उतना ही फोर्स लगा रही है जितना मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन हम दोनों की जो फोर्स की डायरेक्शन है वो एक दूसरे से अलग है। जैसे आप डेली एग्जाम्पल में देखते हैं कि घोड़ा किसी गाड़ी को खींच रहा है या हथौड़ा मारकर दीवार में कील गाड़ी जा रही है, तो इन सबसे देखने से ऐसा लगता है जैसे एक वस्तु एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसका एक्सपीरियंस कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हकीकत ये है, जैसे मान लीजिए पेड़ है, कोई पेड़ है, आम का पेड़ है या सेब का पेड़ है, उससे सेब गिरता है नीचे पृथ्वी की ओर या आम गिरता है नीचे पृथ्वी की ओर, अर्थ की ओर, तो ऐसा क्यों होता है? ये आपका पेड़ है, ये आपका पेड़ है, यहाँ पे आम लगा हुआ है, ये टूट के जब नीचे गिरता है तो ये अर्थ पर ही गिरता है, ऐसे गिर गया यहाँ पे अर्थ। ऐसा क्यों होता है कि फोर्स जो है वो अर्थ पर जो आपका फल गिरता है या फ्रूट गिरता है, ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कहने का मतलब यह है कि फोर्स पृथ्वी जो आपकी अर्थ है वही फल पर फोर्स लगाती है, फ्रूट पर फोर्स लगाती है, या फ्रूट भी अर्थ पर उतना ही फोर्स लगाता है? जी हाँ, फ्रूट भी अर्थ पर उतना ही फोर्स लगाता है जितना कि फोर्स ये अर्थ आपके फ्रूट पर लगाती है। लेकिन फ्रूट का जो मास है वो बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए 250 ग्राम है अगर, तो वो जो है इसमें अर्थ में 2.5 का एक्सीलरेशन अर्थ इसमें क्रिएट कर देगी। अगर फ्रूट का जो आपका मास है वो 250 ग्राम है, 250 जी, तो वो जो है अर्थ जो है इस फ्रूट पर 2.5 न्यूटन का फोर्स लगा देगी। तो इसलिए फल त्वरित होकर नीचे की ओर एक्सीलरेटेड होकर नीचे की ओर अर्थ की ओर गिर जाता है। लेकिन फ्रूट में का जो मास है वो इतना कम है कि वो अर्थ का जो मास है वो फ्रूट के मास के रिस्पेक्ट में कितना है? बहुत ज़्यादा है, कई हज़ार गुना कई लाख गुना है। फ्रूट का तो छोटा सा मास है। तो जो फ्रूट है हमारा, ये अर्थ पर उतना फोर्स नहीं लगा पाता, फोर्स तो सारी उतना ही लगाता है लेकिन एक्सीलरेशन क्रिएट नहीं कर पाता, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है वो बहुत कम है। मास बहुत कम होने के कारण ये जो है अपेक्षित त्वरण जो है वो पृथ्वी में उत्पन्न नहीं कर पाता। यानी कि जो एक्सीलरेशन जितना हमको चाहिए, जिसके कारण अर्थ फल की ओर मूव करे, वो एक्सीलरेशन ये फल जो है अर्थ को नहीं दे पाता। इस वजह से अर्थ जो है वो फल की ओर नहीं जाती, बल्कि फल अर्थ की ओर जाता है। ओके, आई होप से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है एक्शन रिएक्शन लॉ ऑफ न्यूटन। अब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पहले फोर्स लगता है फिर उसकी रिएक्शन बाद में होती है। ऐसा नहीं होता, दोनों एक साथ होती हैं। जैसे फोर्स फल पृथ्वी पर लगा रहा है तो पृथ्वी फल पर उतना फोर्स उसी टाइम पे लगाएगी जिस टाइम पे वो गिर रहा है। इन दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक साथ लगते हैं, एक्शन और रिएक्शन। ऐसा नहीं होता कि एक जगह एक बार पहले एक्शन लगाएंगे, एक्शन करेंगे, फिर उसका रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। तुरंत दोनों चीज़ काम, जैसे ही एक्शन लगाते हैं वैसे ही रिएक्शन भी आ जाता है। दोनों साथ में होता है, पेयर में होता है, और दोनों अलग अलग पॉइंट्स पर, अलग अलग जगहों पर लगे होते हैं, एक ही जगह पर लगा नहीं होता है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि फोर्स एक्शन रिएक्शन जो है वो पहले एक्शन होता है फिर रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं। एक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ घटित होती हैं, और ये दोनों घटनाएं, ये दोनों जो बल हैं ये अलग अलग वस्तुओं पर लगे होते हैं। ओके, तो आई होप सो बातें आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गई होंगी। ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।